ओके, स्क्रीन पे देखिए, कल के जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जितने भी आपके 8 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, इन 8 पॉइंट्स में आपका कौन रेसिडेंट है या नहीं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो आपका रेसिडेंट है कि नहीं, क्या वो आपका नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या वो आपका एनआरआई है। ठीक है, पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये आपका पता चल जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि कल के क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करना है। ठीक है, पहले तो हम ये देखेंगे कि वो रेसिडेंट है, एनआरआई है या आपका नॉन रेसिडेंट है। क्लियर है? इन सब क्वेश्चन को डिस्कस करें, स्टार्ट करें। ओके, देखो पहला पॉइंट है आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो कहता है इनकम फ्रॉम सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। He lived in America for some month due to his service and received salary for such period there. ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक पर्सन है, ठीक है, कौन पर्सन है आपका, मिस्टर प्रभा शंकर नाम है उस इंसान का। उसको जो सैलरी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो सैलरी रिसीव करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब वो पर्सन कहाँ रहता है, आपका अमेरिका में रहता है। पर्सन अमेरिका का रहने वाला है, सैलरी इंडियन गवर्नमेंट उसको पे करती है और किसी मंथ में उसने कुछ सर्विसेज वगैरह यहाँ पे पे की थी जिसके लिए उसे 2,60,000 रुपए रिसीव होते हैं। अब ये बताओ, ये जो 2,60,000 रुपए हैं जो उसे इंडियन गवर्नमेंट से मिले हैं, क्या ये आपका रेसिडेंट होगा, नॉन रेसिडेंट होगा या आपका एनआरआई होगा। जो आपके 3 पोर्शन थे, ये 2,60,000 कौन पे करेगा। जो कल हमने लास्ट में चार्ट पढ़ा था, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कल चार्ट देखा था लास्ट में हमने, जिसमें देख रहे थे कि इनकम अगर इंडिया में अर्न हो या इनकम इंडिया में रिसीव हो, वो सारी कंडीशन। yes, तो फर्स्ट पॉइंट में कौन टैक्स पे करेगा, ये 2,60,000 रुपए कौन देगा, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या आपका एनआरआई। मैम रेसिडेंट देगा। अच्छा, मतलब आप लोगों का कहना है कि रेसिडेंट देगा। अब यहाँ पे yes, देखो ध्यान से, कल मैंने जब आपको टेबल समझाई थी तब मैंने उसमें साफ साफ बोला था कि इनकम अगर इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया के द्वारा दी जा रही है या इंडिया में आप उसको रिसीव कर रहे हो, तो हर हाल में चाहे आप रेसिडेंट हो या ना हो, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इस कंडीशन में, पहली कंडीशन में आपका एक तो रेसिडेंट पे करेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आर। ठीक है, एक तो आपका जो रेसिडेंट होगा वो इसको पे करेगा। दूसरा, जो आपका नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, मतलब कि जो आपका NOR है, वो भी टैक्स पे करेगा। इवन एनआरआई भी, मतलब कि जो आपका नॉन रेसिडेंट है, ये भी पे करेगा। तीनों लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये 2,60,000 रुपए किसके द्वारा दिए गए हैं, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। साफ साफ यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, सैलरी कहाँ से रिसीव हो रही है, इंडियन गवर्नमेंट से रिसीव हो रही है, पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो आपको तीनों लोगों के द्वारा टैक्स पे करना होगा। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका कहता है इंटरेस्ट फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन अमेरिका। ठीक है, एक कोई फॉरेन कंपनी है, कोई अमेरिका की, वहां से हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो पैसा हमने रिसीव किया वो हमने वहीं के बैंक में भी जमा कर दिया, मतलब कि इंडिया में वो पैसा आया ही नहीं, रिसीव भी अमेरिका में हुआ और हमने उसे अमेरिका के बैंक में क्या कर दिया, जमा भी कर दिया। अब बताओ इसमें कौन टैक्स पे करेगा। पॉइंट नंबर 2 में कौन पे करेगा, इनकम भी अमेरिका से रिसीव हुई और बैंक उसी वहीं के अमेरिका के बैंक में ही हमने इसे डिपॉजिट कर दिया है। सोचो, कल वाला जो चार्ट था पूरा उसी से रिलेटेड है। अच्छा ये बताओ, इसमें एनआरआई पेमेंट इंडिया में टैक्स पे करेगा कि नहीं। इस कंडीशन में अगर मिस्टर प्रभा आपके
NRI निकल के आते हैं, नॉन रेसिडेंट होंगे, तो क्या वो इनकम टैक्स इंडिया में देंगे? पहले इसका आंसर दीजिए। सेकंड कंडीशन में जब पैसा अमेरिका में ही रिसीव हुआ और अमेरिका में ही इसको हमने क्या कर दिया, डिपॉजिट भी किया है, मतलब इंडिया में पैसा आया ही नहीं। तो मैम वो अमेरिका में ही रिसीव्ड हुआ है, तो मैम इस पे टैक्स भी तो नहीं लगेगा फिर? देखो, टैक्स चार्ज होगा सिर्फ उस केस में जब आप रेसिडेंट होगे, ठीक है। अगर आप इंडियन ओरिजिन हो, आप रेसिडेंट हो, आपको सिटीजनशिप इंडिया की मिली है, तभी आप टैक्स पे करोगे। अगर आप नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब कि NOR या NRI होगे तो कोई भी टैक्स पे नहीं करोगे, ठीक है। लॉजिकली सोचो, आपका बर्थ इंडिया में हुआ है और आप अब अमेरिका, पिछले साल आप अमेरिका चले गए, वहां पे जॉब करते हो, भले ही आपको पैसा अमेरिका में मिले, आप वहीं पे अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो, वहीं पे पैसा जमा कर दो, पर कुछ ना कुछ पैसा आपको इंडिया में सेंड करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर आप रेसिडेंट हो तब, ठीक है। लेकिन अगर आप NRI हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, तब आप इस पे टैक्स पे नहीं करोगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अगर आप इंडियन हो तब आपको टैक्स पे सेकंड पॉइंट में करना ही होगा। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट आपसे कहता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव्ड इन अमेरिका। कंडीशन कहती है, मान लो आपका कोई घर है जो कि इंडिया में है, आपने उसे रेंट पे उठाया है, उससे आपको हर महीने रेंट रिसीव होता, ठीक है। प्रॉपर्टी कहाँ की है? इंडिया की है। अब जो आपका रियल ओनर था उस मकान का, वो कहाँ रहता है? अमेरिका में रहता है, तो पैसा हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? अमेरिका में ट्रांसफर करेंगे। तो इस केस में क्या इंडिया में टैक्स चार्ज किया जाएगा? मतलब NRI हो गया या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया या रेसिडेंट हो गया, इनमें से कौन टैक्स पे करेगा? प्रॉपर्टी इंडिया की है, इंडिया से आपको अर्निंग हो रही है और पैसा अमेरिका में रिसीव हो रहा है, सोचिए। मैम रेसिडेंट करेगा टैक्स? कौन पे करेगा? रेसिडेंट। ठीक है, रेसिडेंट तो देखो पे करेगा ही करेगा, ठीक है। दूसरा NOR भी पे करेगा, नॉन ऑर्डिनरी, हाँ ये भी पे करेगा, और NRI भी पे करेगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा इंडिया से जनरेट हो रहा है, ठीक है। कल भी मैंने बोला था, अगर इंडिया का नाम आ जाता है और इंडिया में हम चाहें तो पैसे को जनरेट करें या इंडिया में पैसा रिसीव करें, उन दोनों कंडीशंस में हम तीनों लोगों को क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अगर इंडिया बेस है, इंडिया से ही पैसा कमाया जाता है या इंडिया में पैसा रिसीव होता है, तब तीनों लोग क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे। तो ये 10,000 रुपए के ऊपर टैक्स NRI भी देगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी देगा और रेसिडेंट भी देगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन न्यूयॉर्क एंड स्पेंट देयर, ठीक है। एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, उसकी जो हेडक्वार्टर वगैरह है वो इंडिया में ही है, वो अपने शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। अब जो पैसा है वो किस पे टैक्स पे होगा? मतलब कि रेसिडेंट क्या उस पे टैक्स देगा, NRI टैक्स देगा या NOR टैक्स देगा? रिसीव न्यूयॉर्क में हो रहा है और वहीं पे उसका खर्च हो रहा है, मतलब कि इंडिया में पैसा वापस नहीं आ रहा, लेकिन कंपनी इंडिया की है। इस पे कौन टैक्स देगा? एक इंडियन NOR देगा और NRI भी देगा। ठीक है, करेक्ट है। रेसिडेंट तो देखो कंफर्म देगा ही देगा, NOR भी टैक्स पे करेगा और NRI भी टैक्स देगा। क्यों देगा? क्योंकि इंडियन कंपनी थी, आपको पैसा कहाँ से मिल रहा है? इंडियन कंपनी से मिल रहा है, तो पैसा इंडिया का इंडियन कंपनी से। इंडियन कंपनी से है तो इंडिया का पैसा है, तो टैक्स तो आपको इंडिया में पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप न्यूयॉर्क में वो पैसा इंटरेस्ट रिसीव करो, चाहे आप अमेरिका में रिसीव करो, पर आपको इन तीनों केसेस में क्या करना पड़ेगा? टैक्स चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में आते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है आपसे इनकम वाज अर्नड इन अमेरिका एंड रिसीव्ड देयर बट ब्रॉड इन इंडिया, ठीक है। हम अमेरिका चले गए थे, हमने अमेरिका में पैसा कमाया, वहीं पे उस पैसे को रिसीव किया
अब हम उस पैसे को लेकर इंडिया में आए हैं, तो इसके ऊपर कौन टैक्स देगा? ये 18,000 पे कौन टैक्स देगा? देखो अर्निंग भी अमेरिका में हुई, वहीं पे हमने पैसे को रिसीव भी किया, खर्चा भी किया, सब कुछ किया, लेकिन अब हम उस पैसे को लेके इंडिया आ रहे हैं, तो उस पैसे पे कौन टैक्स पे करेगा? कोई आइडिया किसी को? मैम रेसिडेंट और एनओआर। अच्छा, इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपका रेसिडेंट ही टैक्स पे करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखो पैसा लेकर आप इंडिया तो आ रहे हो, मैंने पहले ही बोला, अगर इंडिया में पैसा कमाओगे या इंडिया में पैसे को रिसीव करोगे तभी ये तीनों लोग पे कर सकते हैं, ठीक है? हम पैसे को लेकर इंडिया आ रहे हैं, हमने इंडिया में पैसा रिसीव नहीं किया है, रिसीव किया हुआ पैसा लेकर हम इंडिया आ रहे हैं, तो इस केस में ना तो एनओआर ना ही एनआरआई टैक्स पे नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट के द्वारा ही टैक्स दिया जाएगा, ठीक है? इसी तरह के क्वेश्चन कई बार आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन टैक्स देगा, या तीनों टैक्स देंगे या सिर्फ एक देगा, ठीक है? ये आपके ऑब्जेक्टिव के बेसिस में इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। ये क्लियर हुआ? तो फिफ्थ में 18,000 रुपए पे टैक्स कौन देने वाला है? सिर्फ और सिर्फ आपका रेसिडेंट देने वाला है। सिक्स्थ की बात करते हैं। सिक्स पॉइंट कहता है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, अर्निंग हुई है मुंबई में, बिजनेस था, उससे हमने कुछ पैसा अर्न किया है, मैनेज्ड इन अमेरिका, लेकिन उस बिजनेस को अमेरिका से मैनेज किया जाता है। इनकम मुंबई की ब्रांच से अर्न हो रही है, लेकिन पैसा अमेरिका में, सॉरी, मैनेजमेंट का काम अमेरिका में किया जाता है, तो सिक्स कंडीशन में कौन टैक्स पे करेगा? एनओआर और एनआरआई। ठीक है, करेक्ट है, तीनों लोग पे करेंगे, रेसिडेंट भी करेगा, एनओआर भी पे करेगा और आपका एनआरआई भी पे करेगा, ठीक है? ये 22,000 रुपए पे ये तीनों लोग क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे, ठीक है? क्यों किया? क्योंकि हमने क्या किया, मान लीजिए कोई एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, अमेरिका की, तो उसने क्या किया है, एक ब्रांच अपनी मुंबई में खोल रखी है और उसी से हम क्या करते हैं? अर्निंग करते हैं। बिजनेस मैनेज कहाँ से किया जा रहा है? अमेरिका से, पर पैसा कमाया कहाँ पे गया? इंडिया में। तो इस कंडीशन में तीनों लोगों को क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखो सेवेंथ पॉइंट क्या कहता है? सेवेंथ पॉइंट कहता है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन न्यूयॉर्क, एक बिजनेस है जो न्यूयॉर्क में है, उससे हम क्या करते हैं? अर्निंग करते हैं। कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली हेड ऑफिस, लेकिन उसका जो हेड ऑफिस है, जो कंट्रोल करने का काम है, वो कहाँ पे है? दिल्ली में है, मतलब कि इंडिया से हम उसे क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो इस कंडीशन में कौन टैक्स पे करेगा? ये 10,000 रुपए पे टैक्स कौन देने वाला है? बिजनेस न्यूयॉर्क का है, अर्निंग न्यूयॉर्क में होती है और इंडिया से बाहर होती है, लेकिन उसे कंट्रोल कहाँ किया जाता है? आपका दिल्ली के हेड ऑफिस में से कंट्रोल किया जाता है। तो गेस करिए कहाँ पे कौन इसको टैक्स पे करेगा? मैम इसमें भी रेसिडेंट करेगा और देखो रेसिडेंट तो करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ एनओआर भी करेगा, और लेकिन एनओआर भी करेगा। हाँ, एनआरआई पे नहीं करेगा, इस पे एनआरआई टैक्स नहीं देगा, ठीक है? अब बताओ एट्थ वाले का, हिज ब्रदर गिफ्टेड हिम फ्रॉम न्यूयॉर्क, ठीक है, उसके भाई ने उसे कुछ गिफ्ट दिया है न्यूयॉर्क से, 10,000 रुपए गिफ्ट के रूप में आए हैं, तो उसमें अब कौन टैक्स पे करेगा? इस कंडीशन में गिफ्ट है, ध्यान रखना, कोई अर्निंग नहीं है, तो इस कंडीशन में कौन टैक्स देगा? मैम इसमें सिर्फ रेसिडेंट करेगा। और कोई? मैम जिसने सेंड किया है वो करेगा।
देखो इसमें बोला है कि ये गिफ्ट किया गया और हमें बताना है किसके बारे में, मिस्टर प्रभाशंकर के बारे में। मतलब कि प्रभाशंकर आपके रेसिडेंट भी हो सकते हैं, एनओआर भी हो सकते हैं और एनआरआई भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पे बात की है कि कोई भी इनकम अगर हम अर्न करते हैं, कोई भी पैसा अगर हम अर्न करते हैं तभी हम उस पर टैक्स देंगे। गिफ्ट के ऊपर किसी भी तरह का कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा आपका, यहाँ पे कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा, ना तो नो रेसिडेंट, उसके बाद ना ही आपका एनआरआई और ना ही आपका एनओआर। ठीक है, मतलब कि ना तो रेसिडेंट, ना ही एनआरआई और ना ही एनओआर के द्वारा टैक्स पे किया जाएगा, नो टैक्स। क्यों? क्योंकि ये एक गिफ्ट है, गिफ्ट के ऊपर किसी भी तरह का टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर गिफ्ट की लिमिट 50,000 से ऊपर चली जाती है, अभी देखो यहाँ पे 10,000 ही था, तभी हमने किसी के द्वारा भी टैक्स रिसीव नहीं किया। लेकिन अगर इसकी लिमिट क्या होता है, 10,000 से बढ़ के 50,000 के ऊपर 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का अगर कोई गिफ्ट रिसीव होता है, तब उस पर टैक्स पे किया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि वेडिंग। ठीक है, वेडिंग के टाइम पे अगर कोई गिफ्ट रिसीव होता है, चाहे वो 10 लाख का गिफ्ट रिसीव हो, चाहे वो आपका 5 लाख रुपए का गिफ्ट रिसीव हो, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। लेकिन नॉर्मल डेज में, नॉर्मल सिचुएशंस में अगर हम किसी भी तरह का गिफ्ट रिसीव करते हैं, तो जो रेसिडेंट है, और पे कौन करेगा, जो आपका रेसिडेंट है, वो उसके ऊपर क्या करेगा, आपको पेमेंट करेगा, टैक्स की पेमेंट की जाएगी। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है मिस्टर प्रभाशंकर की फॉर द असेसमेंट ईयर ऑफ 2021। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि प्रभाशंकर रेसिडेंट हैं या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं या नॉन रेसिडेंट। ठीक है, हमें नहीं पता कि वो इन तीनों में से कौन सी कंडीशन में है। तो हमें यही निकालना था कि इन तीनों कंडीशन में, मान लीजिए अगर प्रभाशंकर रेसिडेंट होते तब वो कौन सा टैक्स पे करते, अगर प्रभाशंकर आपके एनआरआई होते तब वो कौन सा टैक्स पे करते, और जब वो आपके एनओआर होते तब वो कौन सा टैक्स पे करते। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अब हम इसकी प्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? Yes, ma'am. ओके, यस मैम। ठीक है, अब देखो इसकी हम प्रेजेंटेशन करते हैं। हमें क्या करना होगा, एक टेबल बनानी होगी, और टेबल बना के हमें उसे 3 कॉलम्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, 3 कॉलम्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके, 3 कॉलम होंगे, एक तो रेसिडेंट का, और एक होगा आपका एनओआर का, और एक होगा आपका एनआरआई का। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपका ऊपर लिख लेते हैं टैक्सेबल इनकम। यहाँ जाएगा आपका टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर प्रभाशंकर। ठीक है, इस तरह से आपकी हेडिंग लगाई जाएगी। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एसएससी है कौन। एसएससी मतलब वो इंसान जो आपके टैक्स पे करने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पे एक जगह हेडिंग लिखते हैं आपका पर्टिकुलर्स। ठीक है, इसके बाद पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका रेसिडेंट। यहाँ हम बात करेंगे नॉट ऑर्डिनरी, या हम इसको सीधे एनओआर लिख देते हैं, एनओआर, और यहाँ आ जाएगा एनआरआई। ठीक है, इन तीनों का हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है।
अब देखो पर्टिकुलर में अब चाहो तो पूरी डिटेल लिखो, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ पॉइंट में लिख के बता रही हूँ कि हम किस कंडीशन की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका, जो पहला क्वेश्चन पॉइंट दे रखा था उसमें कहा था कि हम इनकम रिसीव कर रहे हैं कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो हम इसको लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकम कहाँ से अर्न हो रही है, गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिया से हो रही है। और हमने कहा था कि पैसा रिसीव हो रहा है आपका 2,60,000, और ये 2,60,000 तीनों लोगों के द्वारा पे किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाएगा आपका 2,60,000 आपका, एक तो रेसिडेंट ने पे किया, एनआरआई भी 2,60,000 पे करेगा एनओआर, और उसके बाद जो आपका एनआरआई है वो भी 2,60,000 रुपीज पे करेगा। ठीक है, इसके बाद था आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बोला गया था आपसे कि हम फॉरेन कंपनी से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन कंपनी। ठीक है, इंटरेस्ट कहाँ से रिसीव हो रहा है, एक फॉरेन कंपनी से रिसीव हो रहा है 20,000 का, और हमने क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया था कि कौन पे करेगा, आपका जो रेसिडेंट है वो पे करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20,000। इतने में किसी को कोई डाउट तो नहीं कि कहाँ से अमाउंट आ रही है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी पॉइंट में? नो मैम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी इंडिया की हाउस प्रॉपर्टी थी, उसमें पैसा रिसीव कर रहे थे आपका 10,000 रुपए का, और वो हम किसके द्वारा पे करेंगे, इन तीनों के द्वारा ही इसकी पेमेंट की जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000 जो कि रेसिडेंट पे कर रहा है, वैसे ही आपका एनओआर भी 10,000 रुपए पे करेगा, और एनआरआई के द्वारा भी 10,000 रुपए ही पे किए जाए। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ पे कवर होगा। इसके बाद आता है आपका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में बोला गया था कि डिवेंचर पे इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं इंडियन कंपनी से। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, और ये आपकी क्या थी, एक इंडियन कंपनी थी। डिटेल में आप इसको लिख सकते हो अपनी कॉपी में। इस पे हमने कितने का इंटरेस्ट रिसीव किया था आपका, आई थिंक 15,000 का इंटरेस्ट था, और तीनों लोगों के द्वारा ये पे किया जाएगा। 15,000 रेसिडेंट भी देगा, 15,000 एनओआर भी पे करेगा, एंड 15,000 एनआरआई के द्वारा भी पे किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये तीनों इनके द्वारा यहाँ पे हम पे करेंगे। इसके बाद आता है आपका फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट आएगा पॉइंट नंबर 5। इसमें बोला गया है आपको, हमने इनकम अर्न की है अमेरिका से। ठीक है, अर्निंग कहाँ से हो रही है आपकी, अमेरिका से हो रही है, वहीं पे रिसीव हो रहा है, सब कुछ वहीं पे हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनकम फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, अमेरिकन कंपनी से हमने रिसीव किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोला गया था, अगर ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट ही क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, और कोई भी टैक्स नहीं देगा। तो 18,000 रुपए किसके आ जाएंगे, यहाँ पे आपके रेसिडेंट के आ जाएंगे। फिर चलते हैं आपके पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 6 में आपको बोला है इनकम रिसीव कर रहे हैं मुंबई से। इनकम फ्रॉम मुंबई, और इसमें कितनी अमाउंट थी आपकी, ये थी आपकी 22,000 थी, और इस पे हम लोग तीनों के द्वारा पे किया जाएगा। 22,000 रेसिडेंट भी पे करेगा, एनओआर भी 22,000 पे करेगा,
और आपका NRI जो है वो भी कितना पे करने वाला है, 22,000 ही पे करेगा। ठीक है, ये आपके 6 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट आता है आपका 7th पॉइंट। 7th पॉइंट आपसे बोल रहा था कि हमने क्या किया है, न्यूयॉर्क के बिजनेस से अर्न किया है जो कि दिल्ली से कंट्रोल किया जाता था। इनकम फ्रॉम न्यूयॉर्क, ठीक है, एंड कंट्रोल कहाँ से किया गया है आपका, ये दिल्ली से कंट्रोल किया गया है। तो इस केस में सिर्फ 2 लोग पे करेंगे, एक जो आपका रेसिडेंट होगा और एक जो आपका NOR होगा। अमाउंट थी इसकी 10,000 की, 10,000 रेसिडेंट्स ने पे किए एंड 10,000 कौन पे करेगा, आपका NOR भी पे करेगा। ठीक है, ये हो गया। लास्ट आता है आपका 8 पॉइंट। ठीक है, लास्ट है 8th पॉइंट, जिसमें हमने बात की थी किसकी, गिफ्ट की। यहाँ आ जाएगा आपका गिफ्ट वाली कंडीशन, और हमने कहा था कि गिफ्ट वाली कंडीशन में ना तो आपका NRI ना तो आपका रेसिडेंट कोई भी इस पे टैक्स पे नहीं करेगा। रेसिडेंट ने भी टैक्स पे नहीं किया, NOR ने भी टैक्स पे नहीं किया और आपके NRI ने भी टैक्स पे नहीं किया। इसके बाद क्या करना होगा, अब आपको टोटल करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि आपको टैक्सेबल इनकम को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक तरफ आप रेसिडेंट का टोटल करोगे, दूसरी तरफ आपको क्या करना होगा, NOR का टोटल करना होगा, और उसके बाद हम किसका टोटल करेंगे, आपके NRI का टोटल करेंगे। तो अगर हम टोटल करते हैं तो रेसिडेंट का 2,60,000 ये हुआ, 20,000 हुआ, 10,000, 15, 18, 22 एंड 10, तो ये ऑलमोस्ट टोटल हो जाएगा आपका 3,55,000 का, 3,55,000। ठीक है, वैसे ही हम बात करते हैं आपके NOR की, तो NOR का टोटल हो जाएगा आपका 2,60,000 इधर हुआ, 10,070, देन 15,000, 22,000, उसके बाद आपका 10,000 है, तो इसका टोटल हो जाएगा 3,17,000, 3,17,000। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें आपके NRI की, तो NRI ने 2,60,000 हुए, फिर आपके 10,000, 15,000, 22,000, तो ये हो जाएगा आपका 3,07,000। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 3,07,000। ठीक है, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई इस क्वेश्चन में? यहाँ हमने टोटल निकाला है आपका, टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है, टोटल टैक्सेबल इनकम। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी होती है, आपको ये कैलकुलेट करना है कि आप रेसिडेंट हैं, NOR है, NRI है, देन आफ्टर आपको कितना पेमेंट कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इसकी सारी बातें यहाँ पे आपकी बोली गई है। टॉपिक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। एनी डाउट? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोन को ऑटो रोटेट करके इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको जरा ग्रुप पे भेज दीजिएगा। ठीक है, फुल स्क्रीन पे करके इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभिमन्यु, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और मुझे ग्रुप पे सेंड कर दीजिए। ओके मैम। ठीक है, फुल स्क्रीन ले लीजिए, फोन को टिल्ट करके पूरे फुल स्क्रीन पे। डन हो गया, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। ओके, कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम वो आप लोग का अटेंडेंस ले लें।